इंग्लिश में ना एक टर्म होती है स्टॉकहोम सिंड्रोम। ये ना एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन होता है जिसमें विक्टिम अपने ऑप्रेसर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर लेता है, उसको जस्टिफाई करने लगता है और ऐसा लगता है कि सिस्टमैटिकली भारत को भी इसी सिंड्रोम का शिकार बनाया गया है। बुक्स, एकेडमिया और सिनेमा, इन सब के थ्रू हमें अपने इतिहास की ब्रुटैलिटी को भूलने पर मजबूर कर दिया गया है। इस्लामिक इन्वेडर्स और ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स जिन्होंने हम पर अनेक अत्याचार किए, उनका ग्लोरिफिकेशन किया गया है। हमारे इतिहास को या तो मिटाया गया है या फिर उसे पॉलिटिकली करेक्ट बनाकर हमारे सामने परोस दिया गया है। पर अब लगता है कि धीरे धीरे ये नैरेटिव जो है ना, ये चेंज हो रहा है। पिछले महीने छावा फिल्म आई जिसने हिस्ट्री का एक ऐसा सच दिखाया जिसके बाद लोगों को औरंगजेब का असली चेहरा देखने को मिला। और अब एक नई फिल्म आ रही है जो ब्रिटिशर्स की असली रियलिटी को एक्सपोज करने वाली है। फिल्म का नाम है अक्षय कुमार स्टारर केसरी 2। एक ललकार उठी, ओ शेरा उठ जरा ते फिर ओही जलवा दिखा अपना। आज तक क्राउन से कोई नहीं जीता है। Don't forget you're still a slave of the British Empire. Fuck you. ये मूवी जलियांवाला बाग इंसिडेंट पर बेस्ड है जिसमें ब्रिटिशर्स की इंडियन पर ब्रुटैलिटी को बिना फिल्टर दिखाने की बात हो रही है। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में पूरे 10 मिनट तक गोलियां चलाई और 12 घंटे तक ज़ख्मियों को बाग में बंद रखा ताकि गिद्ध उन्हें खा सके। और ये या इस प्रकार की मूवीज जो है ना, वो बहुत जरूरी हैं क्योंकि इंडिया में हमेशा से एक नैरेटिव बनाया गया है कि ब्रिटिशर्स ने सो कॉल्ड अनसिविलाइज्ड इंडिया को सिविलाइज्ड कर दिया। उन्होंने रेलवे दिया, एजुकेशन दिया और ना जाने क्या क्या दिया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कोई ब्रुटैलिटी नहीं की और इसीलिए जब RRR में अंग्रेजों की ब्रुटैलिटी को दिखाया गया तो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग नाराज हो गए। ये आपका कमेंट जो हम लोग बोला था कि RRR इज रिग्रेसिव, do you regret that statement or do you genuinely? I don't regret the statement because that's what I believe. इसीलिए अब सवाल ये उठता है कि क्या केसरी 2 इंडिया की शिंडलर्स लिस्ट साबित होगी। शिंडलर्स लिस्ट वो फिल्म है जो जूस ने ना अपने ऊपर हुई ब्रुटैलिटी को याद रखने के लिए बनाई थी, जिसके बाद ग्लोबली लोगों ने जूस पर हुए अत्याचारों को एक्नॉलेज किया। क्या केसरी 2 भी वही कर सकती है? क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक्चुअल में अब उसी क्रम में आगे बढ़ सकती है कि वो इंडिया पर हुए अत्याचारों को, इंडिया पर हुए ब्रुटैलिटी को बिना किसी फिल्टर के सबके सामने रख दे? आइए इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, केसरी 2 फिल्म भी ना इसके प्रीक्वल की तरह ही रियल इवेंट्स पे बेस्ड फिल्म है और इस फिल्म की कहानी ना सी शंकरन नायर की लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जिन्होंने ब्रिटिश राज के अंडर ही ब्रिटिश एम्पायर को कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया था। दरअसल जलियांवाला बाग मैसेकर के समय जनरल डायर के ऑर्डर पर ब्रिटिश ट्रूप्स ने वहां पर जमा हुए इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर ओपन फायरिंग करवा दी थी, जिसमें शूटिंग की वजह से क्राउड अनस्टेबल हो गया था और भगदड़ मच गई थी। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिशर्स ने फायरिंग नहीं रोकी थी और 15 से 20 मिनट तक लगातार फायरिंग करते रहे थे। इस शूटिंग में ना अराउंड 1650 यानी कि 1650 बुलेट राउंड्स फायर किए गए थे, जिसकी वजह से यहां ऑफिशियली 379 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि ये बस ऑफिशियल डेटा है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मरने वालों की संख्या 1500 से भी ज्यादा थी। और ऐसा नहीं है कि ये जो भीड़ जमा हुई थी ना, ये कोई आर्म्ड रेवोल्यूशन करने के लिए वहां पर जमा हुई थी, बल्कि ये भीड़ बस ब्रिटिशर्स के रॉलेट एक्ट को पीसफुली अपोज कर रही थी। ये एक्ट ब्रिटिशर्स को पावर देता था कि वो किसी को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिटेलिएशन के लिए अरेस्ट कर सकती थी और वो भी बिना किसी ट्रायल के। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस इनह्यूमन अटैक के बाद पूरे भारत में एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट और भी ज्यादा बढ़ गए थे। महात्मा गांधी ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू किए थे और इसी अटैक की वजह से ना कई सारे गीगाचैड फ्रीडम फाइटर्स का भी जन्म हुआ था, जिसमें से एक है सरदार उधम सिंह, जिन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर का बदला ब्रिटेन में जाकर जनरल डायर को मार कर लिया था। पर ऐसे ही एक और फ्रीडम फाइटर हैं चित्तूर शंकरन नायर यानी कि सी शंकरन नायर, जिनका जन्म 11 जुलाई 1857 को मालाबार कोस्ट पर हुआ था। अपने हाई इंटेलेक्ट की वजह से ब्रिटिश राज के अंडर एक लॉयर का पोस्ट प्राप्त कर चुके थे और आगे चलकर मद्रास हाई कोर्ट में जज भी बन गए थे। अपने टेन्योर के अंदर इन्होंने जजमेंट दी थी कि दोबारा से हिंदुइज्म में कन्वर्ट होने पर उस व्यक्ति को आउटकास्ट नहीं किया जाएगा और उसी समय से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रोग्राम्स में भी ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। 1912 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें किंगहुड से भी सम्मानित किया था और फिर 1915 में इन्हें वॉइसरॉय काउंसिल का मेंबर बना दिया गया, जिसके थ्रू इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने में मदद की।
इन्होंने मॉन्टे क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का भी समर्थन किया था, जिसके थ्रू भारत को धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने का वादा था। लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया और फिर 1922 में इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने गांधी जी और जनरल डायर को क्रिटिसाइज किया, जिसके बाद जनरल डायर ने इनके ऊपर केस कर दिया और इन्होंने इस केस को चैलेंज किया। और ऑब्वियसली ब्रिटिश कोर्ट में जीत जो थी वो जनरल डायर की हुई। जूरी ने जनरल डायर को जलियांवाला बाग केस में इनोसेंट बता दिया, जिसके बाद सी शंकरन नायर के ऊपर अराउंड 7,000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया। पर जनरल डायर ने अपॉलॉजी के बदले ये अमाउंट सेटल करने का ऑफर दिया था, लेकिन सी शंकरन नायर ने अपॉलॉजी देने से मना कर दिया और 7,000 पाउंड जनरल डायर को पे किए। 7,000 पाउंड भाई साहब उस टाइम बहुत बड़ा अमाउंट होता था। एंड लुकिंग एट द ट्रेलर, केसरी 2 मूवी भी सी शंकरन नायर के लाइफ के इसी पार्ट से इंस्पायर्ड है। केसरी 2 हमारे इतिहास के इन्हीं पन्नों को दिखाएगी कि कैसे गुर्दे वाले भारतीयों ने ब्रिटिशर्स के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया था। पर यह सब जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप मानिए ना मानिए पर अफसोस के साथ ये कहना ही पड़ेगा कि हमारे ही लोगों ने ब्रिटिशर्स के फेवर में नैरेटिव बनाया, उनके फेवर का इतिहास लिखा और हमारे एक्चुअल इतिहास को भुला देने के लिए साजिशें रची गई। कैसे ब्रिटिश एट्रोसिटीज को व्हाइट वॉश करते हुए ब्रिटिशर्स को ग्लोरीफाई किया गया हमारे ही लोगों के द्वारा, वो आगे देखते हैं। ब्रिटिशर्स ने जलियांवाला बाग हो या ऐसे अनगिनत ब्रुटैलिटीज हों जिनको सिस्टमैटिक वे से ना व्हाइट वॉश कर दिया था। ब्रिटिश रूल ने इंडिया की जीडीपी जो कि 1700 के अराउंड 27% हुआ करती थी वर्ल्ड जीडीपी की, उसे 1950 में लाते लाते ना 3% पर कर दिया था। फिर भी बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो ये बताते नहीं थकते कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लूटा नहीं बल्कि मॉडर्नाइज किया था। मॉडर्नाइज। नियाली फर्ग्यूसन जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं और ऑथर भी हैं, इन 2004 ही वाज वन ऑफ द टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। ये भाई साहब क्लेम करते हैं कि ब्रिटिश रूल ने डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रमोट किया था। फर्ग्यूसन के अकॉर्डिंग ना ब्रिटिशर्स इंडिया में एजुकेशन और रेलवेज को लेकर आए थे, जबकि रियलिटी ये है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लूट कर अपनी इकोनॉमी बनाई थी। जेम्स मिल, इन भाई साहब ने एक बुक लिखी 1817 में, बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। भाई साहब ने अपनी बुक में बताया कि इंडियन सोसाइटी जो है ना वो बहुत बैकवर्ड है, बहुत ही ज़्यादा। उसमें भी खासकर हिंदुइज्म जो है ना वो तो और भी ज़्यादा बैकवर्ड है। और भाई साहब ने कहा कि इंडिया को ब्रिटिश गवर्नेंस की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर प्रोग्रेस आए और इन लोगों का थोड़ा बहुत एनलाइटनमेंट हो सके। फिर 1853 आया और कार्ल मार्क्स ने एक इंसाइटफुल एस्से लिखा। कार्ल मार्क्स के इंसाइटफुल एस्से में ब्रिटिश रूल को ग्लोरीफाई किया गया था। कार्ल मार्क्स ने यह पॉइंट आउट किया कि ब्रिटिश रूल का ना इंडिया में कंस्ट्रक्टिव रोल था, क्योंकि इंडिया को उस समय रेडिकल रीएग्जामिनेशन और सेल्फ स्क्रूटिनी इन दोनों की ही जरूरत थी। द यूरोपियन कंजर्वेटिव जो कि एक इंग्लिश पब्लिकेशन है, उसके जर्नलिस्ट हैं डेविड एथरटन। उसका भी यही मानना है कि इंडिया में जो भी डेवलपमेंट हुआ वो केवल और केवल ब्रिटिशर्स की ही देन है, चाहे वो रोड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, डेवलपमेंट हो या फिर सती प्रथा को बैन करना हो। टकर कार्लसन जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उस भाई साहब का भी मानना यही है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक पूरा एडवांस सिविलाइजेशन दिया है। When the British pulled out of India, they left behind an entire civilization. इन भाई साहब का मानना भी यही है कि भारत में जो भी डेवलपमेंट है वो केवल ब्रिटिशर्स की देन है। उसके पहले इंडिया नरक हुआ करता था भाई। और हम जो इंडियंस हैं ना, उन्हें हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रिटिशर्स को थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक यू जी। All owe Britain for the wonderful things Britain did to them, bringing indoor plumbing and railroads and educational institutions and ending hideous practices like throwing the widow on the funeral pyre, getting the resources out, creating wealthy countries out of just third world hellholes. और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्रिटेन अपोलोजिस्ट वाला जो नैरेटिव है वो केवल फॉरेन हिस्टोरियंस ही क्लेम करते हैं। इसमें ना इंडियन हिस्टोरियंस भी बिल्कुल पीछे नहीं हैं। उनका भी यही मानना है कि इंडिया को मॉडर्न तो केवल ब्रिटिशर्स ही करके गए हैं। जेएनयू के वाइस चांसलर संत श्री धुलपड़ी पंडित, उनका कहना है कि नेहरूवियन पीरियड के हिस्टोरियंस ने इंडिया की जो ट्रू हिस्ट्री थी उसको डिस्टॉर्ट कर दिया और उसकी जगह एग्जैजरेटेड और फैब्रिकेटेड नैरेटिव्स को प्रमोट किया गया, जो इन्वेडर्स जैसे मुगल्स या ब्रिटिशर्स इनको ग्लोरीफाई करते थे और जो इनके पॉलिटिकल एजेंडा को सूट करते थे। नलिनाक्ष सान्याल ये ना एक इकोनॉमिस्ट थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। तो सान्याल का जो डॉक्टरल रिसर्च था वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज 1842 टू 1928 पर था। इनके काम में ना ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन रेलवेज के एक्सपेंशन और इम्पैक्ट का एनालिसिस किया गया है। दीपक कुमार
ये हिस्ट्री ऑफ साइंस में स्पेशलाइज करने वाले एक हिस्टोरियन हैं। कुमार ने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का ना इंडियन साइंटिफिक फील्ड्स पर इम्पैक्ट स्टडी किया है अपनी किताब साइंस एंड द राज। इस किताब में भाई साहब लिखते हैं कि ब्रिटिश रूल के दौरान ना वेस्टर्न मेडिकल डिस्कोर्स और साइंटिफिक एंडेवर्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए। उससे पहले तो हम बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं हुआ करते थे। और इसी सब चीज़ का इफेक्ट ना आप जेनजीज में भी देख सकते हैं, जो ब्रिटिशर्स को रेलवेज, आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और थैंक यू भी करते हैं। The good infrastructure, the good architecture, the good design of the roads, the good urban planning, and also a good education system, all brought by British, and I'm very happy. फिर बच्ची कुची कसर जो है ना वो बॉलीवुड पूरी कर देती है, जिसमें ब्रिटिशर्स को काइंड हार्टेड भी दिखा दिया जाता है। अब लगान की बात कर लो। अब भाई मैनिपुलेशन हो रहा है और आमिर खान पीछे रह जाए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो लगान फिल्म में क्या हुआ कि लगान फिल्म में दिखाया गया कि एंड में ब्रिटिशर्स इतने फेयर थे कि एक क्रिकेट मैच हारते ही लगान माफ भी कर देते हैं और इंडिया छोड़ के भी चले जाते हैं। वाह भाई साहब, इतने फेयर थे क्या। हॉलीवुड की एक फिल्म है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इस फिल्म में ना ब्रिटिशर्स को इंडियन के प्रति हेल्पफुल दिखाया जाता है। ब्रिटिश मैथमेटिशियन हैं G.H. हार्डी और उनको एक मेंटोर के रूप में इस फिल्म में दिखाया गया, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन को सपोर्ट करता है और उनके जीनियस को रिकॉग्नाइज करता है डिस्पाइट द प्रिवेलिंग रेशियल बायस। ब्रिटिश स्कूल्स में कॉलोनाइजेशन को ग्लोरीफाई किया जाता है, द वाइट मैन्स बर्डन कहकर उसे जस्टिफाई किया जाता है। वाइट मैन्स बर्डन ना बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो रुडयार्ड किपलिंग ने 1899 में एक पोएम के थ्रू हमारे सामने लाया था। इसका यूज जो है ना वो कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि ब्रिटेन के लोग जो थे ना वो सिविलाइजिंग मिशन पर थे। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री जाते थे और उन कंट्री के लोगों को सिविलाइज्ड कर देते थे। ब्रिटेन के जो स्कूल्स है ना उसमें आज भी ये नैरेटिव किसी ना किसी फॉर्म में चल ही रहा है, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर के ग्लोबल इम्पैक्ट को ग्लोरीफाई किया जाता है। ब्रिटेन के स्कूल्स में हिस्ट्री को एक बायस्ड तरीके से पढ़ाया जाता है, जिसमें इंपीरियलिज्म और कॉलोनियल रूल दोनों को पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाता है। हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक और सिलेबस में ब्रिटिश एम्पायर की अचीवमेंट्स और एक्सपेंशन पर ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन हुई, लूट हुई और एट्रोसिटीज़ हुई उन्हें या तो इग्नोर कर दिया जाता है या फिर उनका मेंशन बहुत ही कम किया जाता है। पर वो इग्नोर कर रहे हैं तो करें, हम क्यों करें। अगले अध्याय में ना हम यही जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर किस किस प्रकार के अत्याचार किए थे। देखिए, ब्रिटिशर्स ने इंडिया का सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉयटेशन किया था, जिसको अगर एक एक करके बताया जाए तो शायद ये वीडियो कभी खत्म ही ना हो। अंग्रेजों ने इंडियंस के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक, मेंटल और फिजिकल एट्रोसिटीज किए थे, जिनमें से मोस्ट ऑफ द एट्रोसिटीज ऐसी हैं जिनके बारे में आज तक मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस ने कभी बात नहीं की है, कभी चर्चा नहीं की है, ना ही किसी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री बुक में ऐसे इवेंट्स को इंपॉर्टेंस दी गई है। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने आते ही इंडिया की इंटरनल इंडस्ट्री के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाकर और ब्रिटिश मेड गुड्स को सस्ते में बेचकर इंडिया की इंडिजिनियस इंडस्ट्री को डिस्टेबलाइज और डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर इंडिया के रॉ मटेरियल्स जैसे कि कॉटन, जूट, अफीम जैसे मटेरियल्स को ब्रिटिशर्स ने अपने यूज के लिए एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद इंडिया की इकोनॉमी बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट हो गई थी और फिर ब्रिटिशर्स ने सिस्टमैटिकली इंडियंस की वेल्थ को ड्रेन करना शुरू कर दिया था। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से इंडियंस को जबरदस्ती एज अ लेबर काम करना पड़ता था, जिसमें भी उनका एक्सप्लॉयटेशन ही किया जाता था और उनको बहुत कम वेजेस दिए जाते थे। भारत का आधारभूत ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा था और ब्रिटिशर्स जो रेलवे और टेलीग्राफ सर्विसेज ला रहे थे ना, वो बस ब्रिटिश को ही सर्व करने के लिए थी, यानी भारत के माल को लूटने के लिए बनाए गए थे। सामान्य भारतीय यानी कि नॉर्मल इंडियन पॉपुलेशन के पास इन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस नहीं था और कुछ दशकों के अंदर ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इतना निचोड़ दिया था कि इंडिया में आए दिन जगह जगह भुखमरी फैलने लगी थी, अकाल पड़ने लगे थे। जैसे 1866 से 1878 के बीच में इंडिया के अराउंड बंगाल और उड़ीसा रीजन में हर समय फेमिन यानी अकाल जैसी क्रिटिकल सिचुएशन हमेशा बनी हुई थी, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ना इसको इग्नोर करती रही थी, जबकि ब्रिटिशर्स के अपॉइंटेड पुलिस ऑफिसर्स भी इस फेमिन में मारे जा रहे थे। रिपोर्टेडली 1860 के अराउंड 1.5 यानी कि 1.5 करोड़ इंडियंस भुखमरी की वजह से मारे गए थे। एक तरफ जहां करोड़ों लोग भुखमरी के कारण मारे जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स का मानना था कि गवर्नमेंट को इन लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद फेमिन अपने आप खत्म हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा और मार्केट कंडीशंस फिर से सुधर जाएंगी।
और अंग्रेजों के अकॉर्डिंग लोगों का मरना वाज जस्ट अ नेचर्स वे टू रिस्पॉन्ड। ब्रिटिशर्स के इसी एटीट्यूड की वजह से 1880 से 1920 के 40 साल के टेन्योर में ही इंडिया में 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। केवल 1943 के बंगाल फैमिन में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर इतनी एट्रोसिटीज की हैं कि अगर लिस्ट बनाई जाए ना तो बस लिस्ट बनाने में 10 साल लग जाएंगे। एक तरफ अंग्रेजों ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरी तरीके से, और फिर अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू भारतीयों के दिमाग में भी कॉलोनियल माइंडसेट भर दिया था, जो आज की डेट में भी कंटिन्यू होता आ रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि लॉर्ड मैकॉले चाहता था। इंडिया में ऐसी जनरेशन विकसित हो जो खून से तो इंडियन हो लेकिन मेंटालिटी से ब्रिटिश हो। अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर सोशल डिवाइड भी बहुत फैला दिया था। आज की डेट में जो आपको भारत के अंदर अनफेयर कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है ना, उसे भी एक हद तक ब्रिटिशर्स ने ही ऑन पेपर कोडिफाई किया था, और नाक का साइज और शेप देखकर लोगों की कास्ट डिसाइड की गई थी। इससे पहले भारत के अंदर जाति प्रथा होती थी जो कि इंसान के ऑक्यूपेशन और बर्थ के बेसिस पर डिसाइड की जाती थी। एक आदमी अपना गांव बदलकर ऑक्यूपेशन और जाति बदल लेता था, पर ब्रिटिशर्स ने सबकी जाति को पक्का कर दिया। बाद में अंग्रेजों ने इसे कास्ट और सब कास्ट में डिवाइड कर दिया, और आर्यन इन्वेजन थ्योरी के थ्रू भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया को आर्यन और ड्रेविडियन के बीच में बांट दिया, जिसकी वजह से ड्रेविडियन पॉलिटिक्स का जन्म हुआ, जो आज भी भारत को डिवाइड करती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आज भी हम ड्रेविडियन वर्सेस आर्यन मामले में फंसे हुए हैं। एजुकेशन सिस्टम तोड़ के मन नहीं भरा तो भारत की महिलाओं को प्रोस्टिट्यूट बनाया गया ताकि ब्रिटिश ट्रूप्स अपना मनोरंजन कर सके, और जाते जाते भी इन लोगों को चैन नहीं मिला था। इन्होंने इंडिया के, भारत के बहुत सारे एंटीक पीसीज और प्रीशियस खजाने को ये लोग लूट कर अपने साथ ले गए थे, जिसमें कोहिनूर हीरा भी था, जिसमें अमरावती मार्बल्स जैसे इंपॉर्टेंट खजाने थे। और 1757 से 1947 तक जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे, इस ड्यूरेशन में उन्होंने अराउंड $45 ट्रिलियन वर्थ ऑफ रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर डाले थे, जो कि यूके की करंट जीडीपी का भी अराउंड 17 टाइम्स है। और गजब की बात यह है कि ये चीजें हमारे करिकुलम में नहीं पढ़ाई जाती हैं, या फिर सिनेमा के अंदर ये डेटा नहीं दिखाया जाता है। पर अब लगता है कि धीरे धीरे हमारी जनरेशन को ब्रिटिशर्स की रियलिटी पता चलेगी, जिसमें केसरी 2 जैसी मूवीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। कैसे, वो आगे देखते हैं। देखिए, किसी भी देश का पास्ट या उसकी हिस्ट्री सिर्फ उसके लिए बीता हुआ एक समय नहीं होता है, बल्कि वो इतिहास उसके भविष्य के निर्णयों का निर्धारण करता है। दुनिया के कई देशों ने अपनी हिस्ट्री को ओपनली एक्नॉलेज किया है बिना किसी फिल्टर के। उन्होंने अपने देश के लोगों के सेक्रीफाइसेस को, उन पर हुई ब्रुटैलिटी को कभी मिटने नहीं दिया, बल्कि उसे नेशनल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनाया। ये लोग अपने लोगों को ये बिल्कुल नहीं भूलने देते हैं कि उन्होंने क्या सहा था और किस तरीके से उन्होंने अपनी आज़ादी या आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल किया था, और इसमें उन्हें मूवीज़ का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल करना आता है। और इजराइल ने इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। हॉलोकॉस्ट की बात कर लीजिए, उसकी ब्रुटैलिटी किसी से छिपी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इजराइल ने उस ब्रुटैलिटी को कभी छुपने ही नहीं दिया। आज हॉलोकॉस्ट उनकी नेशनल आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने सिर्फ स्कूल की किताबों में नहीं, बल्कि उनके सिनेमा के थ्रू भी अपनी इस पेनफुल हिस्ट्री को दुनिया के सामने बार बार हाईलाइट किया है। शिंडलर्स लिस्ट हो, द पियानिस्ट हो या फिर सन ऑफ सोल हो, इनके जैसी जो मूवीज है ना, उन्होंने ना सिर्फ दुनिया को ये बताया कि जूस पर क्या बीती, बल्कि हर जनरेशन को ये याद दिलाया कि उनकी आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा दर्द भी है, पेन भी है। आज भी इजराइल अपनी हिस्ट्री को ओपनली डिस्कस करता है, अपनी पॉलिसीज़ को जस्टिफाई करता है और इंश्योर करता है कि हॉलोकॉस्ट का जो नैरेटिव है ना, वो डाइल्यूट ना हो, बिल्कुल डाइल्यूट ना हो। इसके अलावा आप स्कॉटलैंड की बात कर लो, जहां पर उनके लोगों को अपनी पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूरा पता होता है। ब्रेव हार्ट जैसी फिल्में जो होती हैं वो बनाई जाती हैं, और वहाँ पर विलियम वेलेस की इंग्लिश ऑपरेशन के अगेंस्ट फाइट को हाईलाइट किया जाता है, जिससे लोगों को अपनी हिस्ट्री की रियलिटी के बारे में पता चलता है। और स्कॉट्स ने ना अपने पास्ट को न्यूट्रल करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। वो जैसा पास्ट था वैसा ही पढ़ाया गया, वैसा ही दिखाया गया। अमेरिका ने भी सेम ही ऐसा किया है। हॉलीवुड ने कभी भी अपनी हिस्ट्री को दिखाने में कोई संकोच नहीं किया। भले ही वो अलग बात है कि अमेरिका मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना विलन वाली साइड पर रहा हो, फिर भी अमेरिका ने अपनी मूवीज के थ्रू, अपने एकेडमिया के थ्रू अपनी स्ट्रगल्स को, अपने पास्ट को केवल और केवल ग्लोरीफाई किया है। सेविंग प्राइवेट रायन हो या फिर डनकर्क जैसी फिल्में हो, उन्होंने सुनिश्चित हमेशा यही किया है कि उनका हिस्ट्री से एक नेशनल कॉन्शियसनेस बने। लेकिन भारत में कहानी थोड़ी अलग, थोड़ी क्या अलग है भाई साहब, पूरी ही अलग है। हमारे यहाँ इतिहास या तो इरेज किया गया या फिर उसे इस तरीके से दिखाया गया कि असल सच्चाई कभी सामने ही ना आए।
चाहे इस्लामिक इन्वेडर्स की ब्रुटैलिटी हो या फिर ब्रिटिश राज का ऑपरेशन, हर चीज को टोन डाउन किया गया। हमारी किताबों में तो औरंगजेब तक को लिविंग सेंट लिख दिया गया है। और अगर हम सिर्फ जलियांवाला बाग के मैसेकर की बात करें ना, जो ब्रिटिश राज के सबसे खौफनाक नरसंहारों में से एक था, उसे तो मानो नई जनरेशन ने भुला ही दिया है। ब्रिटेन की सरकार ने आज भी इस ब्रुटैलिटी को एक्नॉलेज नहीं किया है और ब्रिटिशर्स छोड़िए, हमारी खुद की सरकार ने कभी भी उनसे एक प्रॉपर फॉर्मल अपॉलॉजी तक की डिमांड नहीं की है। यह बताता है कि हमारे इतिहास के साथ हमारी अपनी कमिटमेंट कितनी कमजोर है। और ऐसे में ना केसरी 2 एक महत्वपूर्ण फिल्म हो जाती है जो इस हिस्ट्री को उसी इंटेंसिटी और सच्चाई के साथ दिखाए जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेस ना हो। ये फिल्म केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट बन सकती है, एक ऐसा संदेश जो नई पीढ़ी को बता सके कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या सहा है। जब दुनिया में हर जगह कॉलोनियल पावर की ब्रुटैलिटी के एग्जांपल्स दिए जाते हैं, वहां भारत की कहानी हमेशा अधूरी क्यों रह जाती है। ये फिल्म अगर उस मैसेकर को उसी रॉ तरीके से दिखाई जैसे उधम सिंह में दिखाया गया था, तो ये ना एक मास्टरपीस हो सकती है। अगर ये फिल्म सच्चाई को बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के दिखाने में सफल होती है, तो ये भारत के सिनेमा को एक नई दिशा में ले जा सकती है, एक ऐसे बॉलीवुड की तरफ जो अपने ब्रूटल इतिहास के सच को ओपनली एक्नॉलेज कर सके। आज ऐसे भारत की जरूरत है जो अपने पर हुई पास्ट ब्रूटैलिटी को एक्नॉलेज करे, उसे भूले नहीं और उसी से इंस्पिरेशन लेकर भारत को विश्व गुरु बनाए। बाकी आपको क्या लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई UPI है, ज्वाइन बटन है या फिर पेट्रियन भी है। ये सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो स्क्रीन पर आपको दूसरी वीडियो दिख रही ना, उसे भी आप देखना मत भूलिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।